कार्यकर्ता किसी मतदाता से पूछेंगे तो निश्चित रूप से कहेंगे कि हाँ अब वो आ रही है। भाजपा के साथ भी वही हुआ है, लेकिन हमको लगता है क्योंकि दोनों प्रत्याशी का जिस तरह से चर्चा पूरे चुनाव के दरमियान हुआ है, लोग समझ गए हैं कि हमको बेहतर प्रत्याशी चुनना है। नतीजा ये होगा कि आपको एक चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे कल, चूँकि ज़्यादा दिन है नहीं। हमको अपार समर्थन मिला है और लोगों को एक अच्छे नेतृत्वकर्ता की ज़रूरत थी और लोग विकल्प की तलाश में थे। मैंने जो है ना नामांकन करके सामने आकर चुनाव में बोरियो विधानसभा के चुनाव में खुद को सामने लाकर लोगों ने एक अच्छा विकल्प चुन लिया। मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। झारखंड में विधानसभा का चुनाव तो ख़त्म हो गया, अब हम लोग जानेंगे एग्जिट पोल कि आखिर जो विधानसभा वाइज जो वोट हुआ है उसका एग्जिट पोल क्या कहता है, प्रत्याशी का एग्जिट पोल क्या कहता है, इसके अलावा जो एजेंसी का जो रिपोर्ट है उसका एग्जिट पोल क्या कहता है, बाकी जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो क्या कहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं संथाल परगना के 18 सीटों में बोरियो सीट को लेकर, तो बोरियो सीट में इस बार जो है चर्चा का माहौल गर्म है कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार बोरियो सीट निकाल रहा है। तो कई चौक चौराहे पर चर्चा है कि नहीं ये सीट जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं बल्कि बीजेपी के झोली में जा रहा है। तो कई जगहों पर ऐसा भी चर्चा है कि बोरियो सीट ना ही बीजेपी का झोली में जा रहा है और ना ही JMM का झोली में जा रहा है, वो निर्दलीय कोई प्रत्याशी का झोली में जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बोरियो सीट किसके झोली में जा रहा है, क्या कहता है बोरियो सीट का जो एग्जिट पोल जो समीकरण है वो कैसा रहा है। मेरे साथ जो है पौलुस मुर्मू जी है जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव भी लड़े हैं। दादा आप बताइए किस प्रकार का सामना रहा दादा आपको, क्योंकि बोरियो से एक तरफ JMM जो इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है धनंजय सोरेन, एक तरफ बीजेपी था, आप निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, क्या लगा आपको कि किस प्रकार समीकरण देखें, कितना जनता का सहयोग मिला आपको, और सीधी टक्कर की अगर हम बात करें तो किससे लगा आपको? जोहार GTV के तमाम दर्शकों को और विशेषकर आप गोविंद बाबू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस चुनाव में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, लेकिन मुझे एक बड़ा माइलेज मिला। माइलेज ये कि मैंने 0 से 0 से शुरू किया था। निर्दलीय के रूप में जब मैंने चुनाव लड़ने का सोचा तो मेरे साथ 2-4-10 कार्यकर्ता थे जिन्होंने ठान लिया कि नहीं आपको चुनाव लड़ना चाहिए, और वहाँ से हमारी जो है ना सफ़र शुरू हुई। और सिर्फ और सिर्फ वैचारिक जो लड़ाई में हमने अपने विचारों को पूरे विधानसभा क्षेत्र में फैलाया और जिसको लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया, और जिसका परिणाम है लोग कुछ बोल रहे हैं लेकिन बहुत कुछ कर गए हैं, और इसका हमको जो है ना बहुत सारा जो है ना रिपोर्ट आ रहा है। और इस तरह से मैं कह सकता हूँ बोरियो के लोगों ने एक अपने लिए एक अच्छा नेता चुन लिया है, और वो साइलेंट मोड में वो बात कहीं और कर रहे हैं कि हमने, जब लोगों से जो है ना बात होती है तो लोग पूछते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि अब JMM के कार्यकर्ता किसी मतदाता से पूछेंगे तो निश्चित रूप से कहेंगे कि हाँ अब वो आ रही है। भाजपा के साथ भी वही हुआ है, लेकिन हमको लगता है क्योंकि दोनों प्रत्याशी का जिस तरह से चर्चा पूरे चुनाव के दरमियान हुआ है, लोग समझ गए हैं कि हमको बेहतर प्रत्याशी चुनना है। और इसमें मुझे लगा है कि लोगों ने पौलुस मुर्मू पर भरोसा किया है, कई लोगों का फ़ोन भी आया, और इसका नतीजा ये होगा कि आपको एक चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे कल, चूँकि ज़्यादा दिन है नहीं, एक चौंकाने वाले परिणाम आपको देखने को मिलेगा। दादा अगर हम बोरियो सीट की आकलन करते हैं तो यहाँ पर जो है जैसे तालझारी ब्लॉक हो गया, माडरो ब्लॉक हो गया,
बोरियो ब्लॉक हो गया और एक साथ बवाड़ी जोड़ का कुछ हिस्सा वो जो है बोरियो विधानसभा सीट पर आता है। आपको क्या लगता है, आप निर्दलीय प्रत्याशी के ऊपर चुनावी मैदान में थे, कौन कौन ऐसा ब्लॉक है जिसमें आप लीड मार रहे हैं, आपका समीकरण क्या कहता है? सभी ब्लॉकों में हमको अपार समर्थन मिला है और लोगों को एक अच्छे नेतृत्वकर्ता की ज़रूरत थी और लोग विकल्प की तलाश में थे और उसको मैंने जो है ना नामांकन करके सामने आकर चुनाव में बोरियो विधानसभा के चुनाव में खुद को सामने लाकर लोगों ने एक अच्छा विकल्प चुन लिया। लोगों को लगा अब हमारे पास विकल्प है। चूँकि यहाँ स्थिति ऐसी है, आपको मैं बता दूँ, लोग न भाजपा से संतुष्ट थे, भाजपा प्रत्याशी से खुश थे, न झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी से खुश थे और दोनों दल एक दूसरे पर ये आरोप लगाते हैं कि जल जंगल ज़मीन भाजपा के शासनकाल में जो है ना जल जंगल ज़मीन समाप्त हो जाएगी, लूटा जाएगा। भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आरोप लगाती है। आप सोच सकते हो, दोनों में से कोई यहाँ की आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन बचाने वाली कोई दल नहीं है। लोग समझ गए हैं। लेकिन दादा सवाल ये उठता है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कैंडिडेट हैं धनंजय सोरेन, वो माडरो क्षेत्र से आते हैं, उस इलाके में आपको कितना समर्थन मिला? क्या लगता है, आप भी उस इलाके में जनसंपर्क चलाए थे, वोट मांगने लोगों के बीच गए थे, घर गए थे, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, किस प्रकार का समर्थन मिला आपको? मांडरो में भी मुझे अच्छा समर्थन मिला है और इसका परिणाम तो देखिए, कल परिणाम आने वाले हैं और मैं कल तक आप सबों को इंतज़ार करना चाहिए। अगर मेरी बात पर आप भरोसा करें तो हमको लगता है कि एक चौंकाने वाला परिणाम अवश्य आएंगे। हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि लोगों ने लगातार वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा, ये दोनों ही दल को वोट देते देते जो है ना लोग उब चुके हैं। लोग एक परिवर्तन, लोगों को परिवर्तन चाह रहे हैं। लोग चाहते हैं कि परिवर्तन, और उसके लिए हमारे जैसे एक योद्धा हमने हमेशा संघर्ष किया है। लोगों को पता है कि हम एक अच्छे नेता का चयन हम लोगों को करना है और उसमें हमने जो है ना लोगों को जो विकल्प दिया, लोगों ने स्वीकार किया, जिसका परिणाम कल आएगा और आप लोग देखिएगा। अच्छा दादा, अगर हम बात करते हैं माडरो के अलावे तो बवाड़ी जोड़ का जो इलाका है और बोरियो का कुछ ऐसे हिस्सा है जहां पर बीजेपी प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम का भी गढ़ में माना जाता है, उस इलाकों से कैसा समर्थन मिला आपको? बोरियो का कई इलाका ऐसा है जहां जेएमएम और भाजपा का अवैध टाइप का किला था, लेकिन वहां जब मैं गया, उन क्षेत्रों में दौरा किया, तो लोगों को जब मैं अपनी बात बताया कि मैं आखिर क्यों चुनाव में हूँ, तो लोगों को समझ आ गया कि नहीं, अब तीसरे विकल्प पर लोगों को विचार करना है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप दो ही दलों पर होती है। क्या मैंने पहले भी आपको बताया, अवैध किला किस चीज़ का है, क्यों है? लोगों में एक भय है कि आपकी ज़मीन लूटी जाएगी, भाजपा आएगी तो आपकी ज़मीन लूटी जाएगी, जेएमएम आएगी तो आपकी ज़मीन लूटी जाएगी। अरे ये क्या तमाशा है? लोग सब समझ रहे हैं, जेएमएम और झामुमो और भाजपा की ही तो यहाँ सरकार रही है और विधायक भी यही दोनों दल के ही रहे हैं। फिर लूट कौन रहा है, कौन करवा रहा है, इसका जवाब लोग तलाश रहे हैं। और उसी तलाश का परिणाम है कि जब तक आप खुद से अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे, ये मेरा संदेश था, आपको खुद से लड़ाई लड़ना होगा। जब तक आप आगे नहीं आएंगे तो आपकी ज़मीनें नहीं बचेगी, सरकारें आपकी ज़मीन बचाने वाली है नहीं। दादा, हम कल जो इलाका घूम रहे थे बोरियो विधानसभा के, चाय दुकान में चर्चा हो रहा था कि पोलूस मुर्मू तो तालझारी का है और ये मुखिया संघ का अध्यक्ष भी है। क्या तालझारी में ही उसको वोट नहीं मिलेगा? माडरो बोरियो इलाका में तो कैसे वोट मिलेगा? आप दावा कर रहे हैं कि अच्छा समर्थन मिला है, तालझारी में किस प्रकार का समर्थन लग रहा है आपको? तालझारी में अच्छा समर्थन है। आप कल जो है ना देखिएगा, परिणाम किस तरह बदलेगा वो आप देखिएगा। परिणाम बदलने वाले हैं
और लोग जो है ना समझ गए हैं। परंपरागत वोट देते देते लोग ऊब चुके हैं। अभी भी लोगों को आप हमको बता दें, धनंजय को आखिर लोग क्यों वोट करें? ये सवाल किसी ने नहीं पूछा, आखिर धनंजय को क्यों वोट करें? क्या धनंजय हमारी लड़ाई कभी लड़ी है? तो इस तरह से लोग थिएटर टाइप का जो है ना ये करते हैं, तर्क देते हैं कि अब जेएमएम के लोग अगर इतने लोगों को क्या समझ रहे हैं कि आदिवासी लोग इतने मतलब बेवकूफ़ हैं, उनके पास कोई सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता ख़त्म हो गई है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का सोच है, जिनका अपना विवेक सब खत्म हो गया है। जिसके उन्होंने कभी ये तर्क नहीं दिया कि आप हमको अच्छा जो है ना पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता चाहिए, संघर्षशील कार्यकर्ता को आप लोग चुनाव टिकट दीजिए, कभी किसी ने नहीं कहा। तो इससे आप समझ सकते हैं किस तरह से दोनों दलों में लोग एकदम पंगु टाइप का हो गए हैं। वो अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि प्रत्याशी थोपी जा रही है और लोग स्वीकार रहे हैं। उनके पास चूँकि अपना विवेक है नहीं, प्रतिरोध की क्षमता ख़त्म हो गई है। चूँकि जब तक किसी कार्यकर्ता में खुद में एक आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो वो विरोध नहीं कर सकते हैं। और यही है कि लोग सिर्फ पार्टी के भरोसे अपना उनका कोई विवेक नहीं है, अपना कोई विचारधारा नहीं है। अगर पार्टी गलत भी निर्णय ले रही है तो उसका प्रतिरोध करने का क्षमता खत्म हो गया है। एक बात बताइए सर हमको कि आप जिस प्रकार कह रहे हैं कि दोनों ही दलों से जिस प्रकार जो जनता खपा था, जो दोनों ही दलों की अगर हम बात करें तो अलग अलग एरिया में अलग अलग पकड़ है, अलग अलग गढ़ है, उससे कहीं ना कहीं जनता नाखुश था। यदि आपको जनता अगर मान ले जाके अगर ताज पहनाता है, बोरियो विधानसभा सीट से आपको मौका देता है, क्या आपका पहला काम होगा ऐसे जो आप जनता के लिए करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बोरियो क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा और गंभीर समस्या है स्वास्थ्य की जो बदहाल स्थिति है, स्वास्थ्य पर, चूँकि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था आप यूँ कहें कि बंगाल और बिहार, चूँकि हम बिहार पर जो है ना निर्भर है लोग, आप देखिएगा वारीजोर से लेकर ललमटिया क्षेत्र से लेकर सारे लोग जो है ना जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, ऐसे लोग या तो मालदा जाते हैं या भागलपुर जाते हैं। तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर मेरा फोकस रहेगा। दूसरा, शिक्षा पर। शिक्षा की स्थिति इतनी बदहाल है कि 1-2 टीचर के सहारे लोग क्लास 8 तक की मतलब मिडिल स्कूल का संचालन हो रहा है। तो अब आप जो है ना क्लास 8 तक के बच्चों को 2 शिक्षक के भरोसे कैसे चला सकते हैं? क्या सिर्फ अटेंडेंस स्कूल में क्या हो रहा है? सिर्फ बच्चे का अटेंडेंस हो रहा है, शिक्षक चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जो स्थिति है, इस पर जो है ना सरकार को संज्ञान देना कि आप शिक्षक वर्गवार शिक्षक की नियुक्ति कैसे हो, आप नियुक्ति प्रक्रिया अविलंब जो है ना कराएं। चूँकि शिक्षा के बगैर हम एक अच्छे राज्य की, एक अच्छे विधानसभा की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। बाकी चूँकि कृषि से यहाँ के लोगों का मुख्य जीविका का मुख्य साधन कृषि है, तो कृषि पर फोकस होना चाहिए। हमारे गांव के खेतों में पानी कैसे मिलेगी, इस पर भी फोकस होगा। कई गांव ऐसे हैं, अभी भी सुदूर गांव है, जहां आज भी बोरियो विधानसभा के कुछ गांवों के लोगों ने प्रयास किया था चुनाव बहिष्कार का, लेकिन प्रशासन के सहयोग से चूँकि उसको जो है ना चुनाव संपन्न कराया गया। लेकिन
एक इशारा तो लोगों ने दे दिया है कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने नहीं सुना है, या यहाँ की स्थानीय प्रशासन हमारे समस्याओं पर गंभीर नहीं है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ सड़कें नहीं हैं उन गांवों तक सुगम सड़कें कैसे बने, इस पर फोकस रहेगा। पेयजल की बहुत कई पहाड़ों में पेयजल की घोर कमी है और लोग आज भी झरना का पानी, कुआं का जो है ना, कुआं का पानी पीने को विवश हैं। तो ऐसे लोगों को स्वच्छ पेयजल कैसे मुहैया कराया जाए, इस पर भी जो है ना हमारी ये रहेगी। लेकिन अगर विधायक बनते हैं तो हमने अपने मैनिफेस्टो में एक फोकस किया था, उस पर हमको काम करना है और मैं काम करूंगा। एक खेल के क्षेत्र में फुटबॉल और तीरंदाजी के लिए मैंने सोचा है कि बोरियो विधानसभा क्षेत्र में मैं एक, अगर सरकार करती है तो ठीक है, नहीं तो व्यक्तिगत रूप से मैं एक एकेडमी चलाऊंगा जिसमें हमारे इस क्षेत्र के प्रतिभावान फुटबॉल और तीरंदाजी के जो युवा युवती हैं उनको हम कैसे प्रमोट करें, इस पर मेरा फोकस रहेगा। दूसरा, मैं चूँकि बहुत अभावग्रस्त अपने कॉलेज के समय से मैंने कई लड़कों को देखा है, हम भी अभावग्रस्त मतलब परिस्थिति से ही पढ़ाई लिखाई किए हैं। तो मैं जानता हूं कि जो है ना हमारे साथी कैसे फॉर्म फिलअप करने के लिए उनके पास पैसे नहीं जुटते थे। किसी प्रतियोगिता परीक्षा में जाने के लिए पहला तो फॉर्म फिलअप करने के लिए पैसा नहीं, प्रतियोगिता परीक्षा को अटेंड करने के लिए जो है ना पैसे की जुगाड़ नहीं होती थी, और खुद के भरोसे तैयारी करना, उनके पास अच्छी किताबें नहीं होती थी। तो ऐसे कई प्रतिभावान बच्चे हैं, हमारे लड़के हैं, युवा युवती हैं जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को एक मंच पौलुस मुर्मू देंगे, जहाँ एक एकेडमी एकेडमी नहीं, ये मतलब कोचिंग सेंटर मैंने सोचा है कि एक कोचिंग सेंटर हो, मैं करूँगा, बनाऊँगा, जिसमें दिल्ली के जो है ना जो अच्छे जो यूपीएससी लेवल के जो कोचिंग सेंटर हैं उनके वहाँ के प्रोफेसर से ऑनलाइन लेक्चर कैसे यहाँ के बच्चों को मिले, इसकी सुविधा। इसीलिए मैंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि ऐसे लड़कों के लिए मैं क्या कहते हैं, कंप्यूटरीकृत कोचिंग सेंटर की व्यवस्था होगी, जहां यूपीएससी, जेपीएससी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, टीचर, क्लर्कियल, सभी तरह के सरकारी सेवा के लिए, नौकरी के लिए हमारे उन लड़कों को ये मिलेगा, कोचिंग मिलेगा। साथ ही मेरा एक ये सोच है वैसे लड़कों को जो उसमें काफ़ी प्रतिभावान है, और उनके लिए अच्छी वहाँ एक लाइब्रेरी होगी, अच्छी नोट्स और किताबें मैं मुहैया कराऊंगा। ये बहुत बड़ी जो है ना बहुत कठिन काम नहीं है। वैसे लड़के जो बहुत प्रतिभावान हैं, पैसे का अभाव में अच्छी किताबें नहीं ले पाते हैं, वो अपने लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं। नोट्स जो यूपीएससी, जेपीएससी लेवल की नोट्स अच्छी प्रोफेसर की अच्छी कोचिंग सेंटर की नोट्स मैं उपलब्ध कराऊंगा, ऐसा मेरा सोचना है। अगर ताकि हमारे लड़के जो गरीब लड़के, अमीर तो यार हम देख रहे हैं 5 साल 10 साल तक लोग अमीर घर के बच्चे जो दिल्ली में पटना में कोचिंग सेंटर में जो है ना अपना टाइम बिता रहे हैं, लेकिन गरीब के बच्चे जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मेरी ये सोच है। तो इस तरह से ये एक अच्छी पहल होगी। अगर हमारी जनता मुझे मौका दे रही है, मुझे लगता है मौका मिलेगा। अगर ऐसा है तो मैं इसको अवश्य करूँगा। और ये दो मेरी जो है ना घोषणाएं, ये किसी भी लीडर के मैनिफेस्टो में नहीं है।
उनके पास ऐसी कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उनके पास ये सोच नहीं है। हमारे गरीब घर के बच्चे यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, ये कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि एक गरीब का बेटा यूपीएससी क्रैक कर सकता है। उनके पास संसाधन की कमी है, मैं उनको संसाधन उपलब्ध कराऊंगा। और मुझे अगर विधायक लोगों ने इस बार चुना तो मैं बता रहा हूँ 5 साल के अंदर दो चार जो है ना यूपीएससी बोरियों के लड़के क्रैक करेंगे। हमको विश्वास है। यूपीएससी जेपीएससी, हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है, इस संसाधन की कमी है। बहुत सारे गरीब घर के लड़के पढ़ाई पूरी करने के बाद पैसे का अभाव में लोग दिल्ली मुंबई काम करने जा रहे हैं, मजबूरी है उनकी। तो ऐसे लड़कों को चूँकि संवारना मेरा भी काम है, कर्तव्य बनता है। तो ये मौका अगर लोग मिला तो मैं भरपूर सेवा करूँगा और लोगों को, एक युवाओं को जितनी ज़रूरतें हैं उनको मौका देने का भरपूर प्रयास करूँगा। चलिए, मेरे साथ जो है थे पौलुस मुर्मू, जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे। इनको अब विश्वास जो है वो जनता पर है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि मेरा विश्वास जनता पर जो है, और जनता अगर हमको मौका देती है तो मेरे जो चुनावी मैनिफेस्टो में जो मुख्य मुद्दा थे उन मुद्दा पर हम खड़ा जरूर उतरेंगे। हालांकि आप कल के बाद इसका रिजल्ट भी आ जाएगा कि आखिर यहाँ की जनता किसको मौका दे रही है और बोरियो का विधायक कौन होगा। आप लगातार देखते रहिए हमारे चैनल GTV भारत न्यूज़। गोविंद ठाकुर, साहिबगंज।